ये नहीं क्या रूम बंद कर लिए, रात दिन एक कर रहे हैं, खाना पीना भी नहीं खा रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो गया, याद है एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहे हो। उस तरह की तैयारी नहीं होनी चाहिए। तैयारी उसको कहते हैं ना जिसमें आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैंने कहा था ना, आपको बार बार बोला था, याद करो आप। कोई लड़के, कोई बॉयज किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए जा रहा था। कोई लड़की ने इनवाइट किया था, मैंने क्लास में ही बताया था, आप याद करो वो गाना, आ जाइयो आ जाइयो ओ आ जाइयो पानी की दुकान पे 3:30 बजे आ जाइयो पानी की दुकान पे। तो 3:30 बजे टाइम दिया था। वो लड़का उस लड़की को प्रपोज करने के लिए चला अपने घरों से। पता रास्ते में उसके माइंड में क्या आया कि प्रपोज करने के लिए फूल देना जरूरी है। जब उस बगीचे को देखा तो उसके माइंड में आया, तो वो लड़का ने सोचा क्यों ना एक फूल ले लूँ। फूल के जब बगीचे में गया, उस फूलों की महक में, इतने सारे फूलों में उसका माइंड काम नहीं करने लगा। सोचा कौन सा फूल लें, गुलाब से भी अच्छा फूल था वहाँ पे। तो उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, कौन सा फूल लूँ, सबसे बढ़िया फूल लूँ जो उसने कभी देखा ही नहीं, ना उसका कभी सुगंध ले पाया वो फूल लूँ। लेकिन उसको डिसाइड करते करते उसको पता चला कि प्रपोज करने के लिए तो गुलाब का ही फूल प्रतीक है। तो वो गुलाब का फूल लेते लेते उसने टाइम बर्बाद कर दिया, सोचने में टाइम बर्बाद कर दिया। और पता है कि लड़कियां फिर इंतज़ार नहीं करती। तब तक में वो किसी और की हो गई, वो कहीं और निकल गई, और वो लड़का जब आता है तो देखता है वो कहीं निकल गया। तो ऐसी तैयारी नहीं करनी है, आइडिया होनी चाहिए कौन सा फूल ले जाना है। अरे फूल तो बहुत है, क्वेश्चन तो बहुत है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाया है, लेकिन एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, उसका मटेरियल क्या हो सकता है, क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है, उस आइडिया को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस गुलाब के क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करूं जो एग्जाम में प्रपोज कर पाऊँ, उस सारे क्वेश्चन को, उस एग्जाम दो, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आइडिया रखना है डियर स्टूडेंट्स, तो आप सक्सेस करोगे और अच्छा रिजल्ट लेते आ पाओगे। आज हम मॉडल सेट के 16 नंबर क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं। चूँकि मैंने 15 नंबर तक मॉडल सेट के शॉर्ट क्वेश्चन को बता दिया था, तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन से 15 नंबर तक हो चुका था। 16 नंबर क्वेश्चन अभी पढ़ने जा रहे हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी भी वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर आपको निकालना है, राइट। लेकिन इस वेक्टर का कहता है इकाई सदिश। इकाई सदिश का मीन्स यूनिट वेक्टर निकालना है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो गिवन सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे प्लस 2 के वेक्टर, और बी वेक्टर भी दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस 2 के वेक्टर। सबसे पहले आपको 2a माइनस बी वेक्टर निकालना होगा। फिर कहता है ये जो वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, राइट। तो 2a वेक्टर बताइए, इसको लिख लीजिए i प्लस जे प्लस 2 के। एक बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जो क्वेश्चन भारी लगे शॉर्ट में, जैसे किसी को 3D भारी लग सकता है चूँकि अच्छा से जो नहीं पढ़ा होगा, तो उससे अच्छा है वेक्टर का बना देना। बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि 30 में 15 क्वेश्चन बनाना है आपको। अब ऐसा करो ना, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2i प्लस 2j प्लस 4k। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर प्लस रहता तो इधर ब्रैकेट देने का कोई काम नहीं होता, लेकिन माइनस था तो मैंने इसमें ब्रैकेट लगाया था। माइनस से गुना कर दीजिए, -2k। अब क्या करेंगे, i को i के साथ ले लो, i को i के साथ ले लो। तो यहाँ पे देखो 2i और 2i प्लस में और माइनस में, ये तो कैंसिल हो गया, j 2j और माइनस j तो प्लस j हो जाएगा। k में देखिए 4k और -2k है, तो 4k में 2k घटा दीजिए तो प्लस क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो ये वेक्टर का नाम क्या है, 2a माइनस बी वेक्टर का रिजल्ट। अब कहता है इसी का
इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप लिख दो यूनिट वेक्टर ऑफ किसका, इसका 2a माइनस बी वेक्टर का, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, राइट। और आपको फार्मूला पता है यूनिट वेक्टर का, मैंने आपको बताया था, जैसे ए का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो इस वेक्टर को लिखते हो, इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग देते हो, तो ए की जगह मान लीजिए यही एक कंप्लीट एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर को आप लिख लो। इस वेक्टर को मैंने लिखा, अब इसी के मैग्नीट्यूड से आपको क्या करना है, भाग देना है। अगर इस वेक्टर को ए मान लिए तो इसी फार्मूला पे उसको सजा दिए, अब उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये वेक्टर तो आप निकाल चुके हो, j प्लस 2 के वेक्टर, और इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आई नहीं है तो आई के बगल में क्या रहा होगा, जीरो, तो पॉजिटिव स्क्वायर ले लीजिए, चूँकि मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई के बगल में तो जीरो, जीरो का स्क्वायर करना कोई ज़रूरी नहीं है, या आप करके भी दिखा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जे के बगल का हम स्क्वायर कर लेते हैं और के बगल का स्क्वायर कर लेते हैं, तो जे प्लस 2 के और इसको प्लस कर दीजिए तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 5। आंसर आ चुका है। आप इसको ऐसे भी सजा करके लिख सकते हो, 1/में √5 जे प्लस 2/में √5 के वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिखो, जैसी आपकी मर्जी। तो 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, ये आंसर आ गया। एक बार देख लेते हैं इससे। एक वाइट लेते हैं, आप कमेंट करके बताना कौन सा क्लियर दिखता है, कौन सा बैकग्राउंड में। जैसे एक वाइट था वो पहले ब्लैक था ना, देखो ये वाला सही लग रहा है क्या, ये वाला सही लग रहा है, बताना कौन सा सही है। वैसे तो मुझे लगता है यही सही है। ये भी ठीक है ना। और अगर वाइट ले लेते हैं तो देखो तो, सॉरी, अच्छा ये वाला देखो तो, सही है ये। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था। समझने का तरीका, राइट हैंड थंब रूल मैंने बताया था और एक स्क्रू रूल बताया था कि दो वेक्टर मान लिया जाए इस तरह से कनेक्ट है, इस तरह से है, ये पढ़ाए थे ना क्रॉस प्रोडक्ट में। एक वेक्टर मान लिया जाए ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, और इसी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो ये दिए थे, जिसका नाम रखे थे यूनिट वेक्टर एन कैप। आप याद करो, ए बी का जो क्रॉस था वो यही था, इसका रिजल्ट यूनिट वेक्टर। और ये वेक्टर इस दोनों वेक्टर के क्या था, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ए वेक्टर ये वाला दिया हुआ है और बी वेक्टर ये वाला है, और यहाँ पे जहाँ पे एन कैप थ्योरी में लिए थे उसके जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर सदिश बी वेक्टर, यानी आप कह सकते हो वेक्टर बी इतना ठीक। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, बी वेक्टर दिया हुआ है आपको, जहाँ पे हम एन वेक्टर ले रहे थे। तो फिर से ध्यान देना एक बार, ये कौन सा वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा।
मीन्स वी वेक्टर बराबर आपको ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। और इसी बात को समझना है। देखो कैसे, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में आप याद करो इस तरह से बताए थे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इसी दोनों का एक वेक्टर इसी के परपेंडिकुलर होता है। जो राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल जो पढ़ाए थे, ये दोनों वेक्टर इसी के परपेंडिकुलर है, यानी इस दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ये वाला वेक्टर है, जिसका नाम यहाँ पे क्वेश्चन में बी वेक्टर है। तो इस दोनों का जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो मुझे ये वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। आप फॉर एग्जांपल इससे देख सकते हो एक पिक्चर के द्वारा कि एक तो मैंने ऐसे बताया था राइट हैंड थंब रूल लोगे तो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ऐसे लोगे तो ये जो आता है राइट हैंड थंब रूल, यही रूल आया बी वेक्टर। अगर ऐसे भी नहीं समझा तो देखो यहाँ पे दो पेन है, इस तरह से मान लो दो पेन है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक। और जब इसको ऐसा करते हैं, ये वाला पेन लेते हैं, अच्छा कोई पेन लो, कोई दिक्कत नहीं। दो वेक्टर इस तरह से लिए, ठीक। अब एक वेक्टर इस तरह से ले रहे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, ए को अगर बी के पास ले जाएंगे इसको इस तरह से, तो ये क्या होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन चला जाएगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। अगर इसको इसके पास ले जाएंगे ऐसे, बी को ए के पास ले जाएंगे तो ये इस तरह से नीचे जाए। नहीं, कहने का मतलब इसको जैसे घुमाते हुए ऊपर ले गए तो ये इसके पास चला जाएगा, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये इसी दोनों वेक्टर का ये डायरेक्शन है, जिसको यूनिट वेक्टर एन कैप्स के नाम से थ्योरम में जानते थे। तो यहाँ पे यही वेक्टर वी वेक्टर है, वी वेक्टर है ये। तो इस दोनों का जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आपका वेक्टर वी वेक्टर निकल जाएगा, और इसी को निकालना है, राइट। सबसे पहले तो वी वेक्टर निकालने के लिए इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे, राइट। चलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं ना, इसमें आई जे और के को अरेंज करते हैं। आई के बगल वाला बताइए 3। अब आप जैसे बनाते थे बनाइए, क्या करते थे, आई के बगल में यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे ही बनाते थे ना, तो इसके आमने सामने हटा दीजिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो -3 माइनस माइनस +2, ठीक। जे माइनस जे, बताइए जे के आमने और सामने हटा दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और क्या है प्लस के वेक्टर, तो इसके आमने सामने हटा दीजिए, तो -2 और माइनस माइनस +4। इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसको माइनस कीजिए तो माइनस आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +2 जे, ये क्या हो जाएगा +2 के, राइट। तो बी वेक्टर आपका आ चुका है, लेकिन इसका सबसे पहले यूनिट वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। क्यों, अभी तुरंत आपको मैं समझा रहा हूँ। वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। चूँकि ये दोनों वेक्टर के, ये जो वी वेक्टर है परपेंडिकुलर है, और ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या था, यूनिट वेक्टर था, इसी दोनों का डायरेक्शन था। ये क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डायरेक्शन को बताता है, तो ये जो एन कैप था, जो वी वेक्टर, ये डायरेक्शन है और ये यूनिट वेक्टर था, इसलिए हमको सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, इस वेक्टर का यूनिट निकालना पड़ेगा, इकाई सदिश निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को लिखेंगे और इसके मैग्नीट्यूड से, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। मैग्नीट्यूड में एरो लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी वेक्टर क्या हो गया, -i + 2j + 2k, और इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। -i + 2j + 2k। अब बताइए इसका क्या आएगा रिजल्ट, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1, तो 4 4 8 1 9, और डायरेक्ट बना लीजिए यहाँ पे। ऐसे आप एग्जाम में लिखोगे तो लिख करके चलना, √9 लिखना, उसके बाद 3 लिखना, या नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए,
ना। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको मिटा दो। यहाँ पे ये 6 आपको गिवन दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड 6 गिवन आपको दिया हुआ है, राइट। और चूँकि वी वेक्टर आप 6 उस यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसे गुना कर दो, इसका रिजल्ट दिया हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है, 6 है। एक इस तरह का आपने क्वेश्चन बनाया था जिसमें यूनिट वेक्टर निकाल करके उसमें आपने 8 से मल्टीप्लाई किया था, चूँकि 8 यूनिट निकालना था। यहाँ पे क्या करता है, कहता है इसका मैग्नीट्यूड 6 होगा, यानी उस यूनिट वेक्टर का 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 यूनिट निकालना है। कहने का मतलब ये जो है इकाई है, यूनिट वेक्टर, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा, आप निकाल के देख सकते हो 1 आएगा। उसका 6 से निकालना है, 6 यूनिट निकालना है, 6 यूनिट निकालना है कह रहा है। उसका मैग्नीट्यूड 6 है, यानी 6 यूनिट निकालना है। तो इस वेक्टर का 6 यूनिट, तो यूनिट वेक्टर में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 यूनिट वेक्टर क्या आया था बताओ, यही था ना, -i + 2j + 2k बटे में क्या है 3, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कटा दिए, 2 आया यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, -2i + 4j + 4k वेक्टर, और यही मुझे निकालना था, राइट। तो जो यूनिट वेक्टर, जो इकाई सदिश निकला 1, उसका क्या कि 6 यूनिट निकाल लिए, और यही मुझे निकालना था 17 नंबर क्वेश्चन में। क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ था, इसका यूज करना था, 6 यूनिट जो ये था उसी का 6 यूनिट निकालना था, राइट। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका लिख देते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सब का रिजल्ट 1 है, यानी सब आपस में क्या है, बराबर है। तीनों वेक्टर कह रहा है इकाई सदिश है, यानी यूनिट वेक्टर है। इंग्लिश में देख लो, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ये दोनों चीज़ दिया हुआ है गिवन। अब यहाँ पे हम आपको निकालना क्या है, ए बी बी सी और सी ए, यानी आपको निकालना है, जो फाइंड आउट करना है वो ए बी + बी सी + सी ए वेक्टर निकालना है, सी ए वेक्टर निकालना है। व्हाट, प्रश्नवाचक, यही आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये सब पहले क्वेश्चन में आपको लिख देना चाहिए। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जब भी आपको 3 वेक्टर रहे तो आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए, और लिखना है वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, जान चुके हैं कि a + b + c वेक्टर का होल स्क्वायर, आप याद करो, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab + 2bc + 2ca। आपने फार्मूला याद किया है, 2 इधर से कॉमन ले लो, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो ab + bc + ca। इसमें वेक्टर लगाना ज़रूरी है, लेकिन मैग्नीट्यूड में वेक्टर लगाना कोई ज़रूरी भी नहीं था। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको गिवन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 0 वेक्टर है, तो 0 का होल स्क्वायर हो गया बराबर, इसका रिजल्ट दिया हुआ है सबका 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस क्या है 2 ab + bc + ca, सब में वेक्टर लगा दीजिए, राइट। अब इसी को सॉल्व कीजिए, 0 इसको प्लस कीजिए, 3 + 2 ab + bc + ca, राइट। अब इसी का रिजल्ट निकालना है तो निकल गया, अब आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे देखो, इसका रिजल्ट निकालने के लिए ab + bc + ca बराबर, ये 3 गुना, ये 3 वो साइड है, ये साइड कर दीजिए। सोचे इधर ना, इसको इधर उधर लिखा हुआ तो इधर लिख दे, उसे कोई दिक्कत। ये जो 3 है
इसको उधर ट्रांसफ़र कीजिए तो क्या हो जाएगा -3, और इसके गुना में क्या है, इसके गुना में क्या है 2 लगा हुआ है, मतलब भाग में कर दीजिए, हो गया AB + BC + CA, राइट। इस सब वेक्टर लगा देना, बराबर क्या होगा -3/2। एग्ज़ाम में तुम अच्छे से लिखना, अक्षर बैठा के लिखना, साफ़ सुथरा लिखना, अक्षर नहीं भी बैठे तो साफ़ सुथरा लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे। 18 नंबर हो गया, 16 नंबर, 19 नंबर में। सबसे पहले गिवन दिया हुआ है, ये सब तो मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है। x बराबर क्या है 3 cos θ - 2 cos q θ। फिर है y बराबर 3 sin θ - 2 sin q θ, राइट। क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है, राइट। आप देखो सबसे पहले ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, क्यों? क्योंकि x का भी फंक्शन थीटा है, y का भी फंक्शन थीटा है, पैरामीट्रिक फंक्शन, और पैरामीटर पॉइंट क्या है थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसा फंक्शन हमेशा कंबाइंड फंक्शन होता है, राइट। तो ये सब तो आपने क्लास में पढ़ लिया है। तो dx/d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि x का वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे क्या है थीटा है। तो यहाँ पे देखो x का भी फंक्शन थीटा में है, y का भी फंक्शन थीटा है, पैरामीट्रिक पॉइंट क्या है थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि x का जो फंक्शन है वही y का फंक्शन है, दोनों का वेरिएबल पॉइंट क्या है थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में। और ऐसा फंक्शन हमेशा कंबाइंड फंक्शन आता है। x का जो फंक्शन है, फंक्शन किस में देखते हैं, वेरिएबल पॉइंट थीटा में देखते हैं, और y का भी फंक्शन वही है, यानी पैरामीटर पॉइंट क्या है थीटा है, थीटा वेरिएबल है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dx/d, ये सब क्लास में आपको अच्छे तरह से बता दिए थे। कॉस थीटा का डीसी बताइए, तो -sin थीटा, इसका बताइए डेट बता दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा 6 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, राइट। आप देखो इसको कैसे बनाए, इसका जो कॉस का जो डीसी आने वाला था माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हम पहले से कर दिए, और ये जो पावर जो यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6 हो गया, पावर को लिखिए, बेस को उतारे, पावर में से घटाए, और कॉस थीटा का डीसी साइन थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस तो प्लस हो गया यहाँ पे। अब इसका बताओ, तो dy/में क्या है डी थीटा, चलिए 3 साइन थीटा का डीसी बताइए कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे क्या है माइनस क्या हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा, पावर को लिखिए, बेस को उतारे, पावर से एक घटा दिया। अब साइन थीटा का डीसी बताइए, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखो -3 सब कॉमन ले लो, जितना भी आ रहा है कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1 माइनस माइनस प्लस 3 6 साइन थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 कॉस थीटा, बचता क्या है 1 माइनस, राइट, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, तो क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब यहाँ पे ये फार्मूला पे आ रहा है, यस, लेकिन कब, जब माइनस से इसमें गुना कर दोगे, 3 साइन थीटा माइनस से गुना कर दीजिए, और इसको इधर लिख दीजिए, देखो फार्मूला पे आ जाएगा। मुझे फार्मूला का याद आ गया जैसे ये स्टेप आया, तो माइनस से गुना कर दी, इसको इधर लिख दिए, राइट, ये तो सही था। इसको समीकरण में तो ऐसा कीजिए, आप फार्मूला पे अभी आ रहा है तो फार्मूला पहले यूज कर लीजिए। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। एग्जाम में अगर साइड में जगह नहीं रहे तो आप ऐसे भी सवाल बनाते बनाते फार्मूला लिख सकते हो। याद करो cos 2 थीटा का फार्मूला मैंने बताया था, राइट, कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है इसका फार्मूला, बताए थे क्लास में, यस बोलो। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, लेकिन ये भी फार्मूला था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्टार्ट होगा तो पहले 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होगा, -1 बाद में होगा, और इसमें साइन में -1, ये मीन्स 1 पहले होता है, -2 साइन स्क्वायर थीटा बाद में होता है। तो ये 2 फार्मूला मैंने आपको इसमें यूज होने वाला है इसका। तो चलते हैं इसको आगे यूज करते हैं फार्मूला।
एक सेकंड मिटा दिए इसमें, अच्छा ठीक है, एक सेकंड इसमें आ जाते हैं, ठीक, इसको नहीं मिटाना था ना। चलिए अब यूज करते हैं देख के। तो यहाँ पे क्या था, 3 sin थीटा। चलिए इसका यूज कीजिए, इस फार्मूला का। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। अब चलिए यहाँ पे बताइए क्या लिख सकते हैं, 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बटे में dx। ऐसा भी कर सकते हो, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान सकते हो अपनी सुविधा के लिए, ऐसा भी कर सकते हो। और लिख सकते हो 2/1 वी गेट, मतलब पाते हैं। अब इसको मिटा दो। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, dy बटे में dx। तो y वाला टर्म ऊपर जाएगा, लिख सकते हो dy बटे में d थीटा बटे में dx बटे में d थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट यही था ना, 3 cos थीटा गुना cos 2 थीटा, राइट, बटे में इसका बताइए 3 sin थीटा गुना में cos 2 थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ आपको कटाने के लिए, अच्छे से स्पष्ट दिखाने के लिए। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। कॉस बटे साइन बताइए क्या होगा, कॉट थीटा, ये इसका आंसर होगा, राइट। तो 19 नंबर हो गया। एक लास्ट सवाल है 20 नंबर, चलते हैं 20 नंबर पे। बीस नंबर सवाल भी बहुत आसान है यार। 20 नंबर सवाल, राइट। तो 20 नंबर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में के। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy बटे में dx, ये फाइंड आउट करना है, राइट। ये दिया हुआ है। तो इसमें इन्वर्स फंक्शन जब भी रहे तो मैंने बताया था इन्वर्स में 2 चीज़ याद रखना, कि इन्वर्स रहेगा तो इन्वर्स हटा देना, ना इसमें इन्वर्स हटा देना है। इन्वर्स हटाइए तो क्या हो जाएगा, tan के इसके पास चला आएगा और ये वहाँ अंदर चला आएगा। आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए डी सी निकालिए। आप डी बाई डी एक्स सजा भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। सजा दें क्या, अच्छा सजा दो। तब डी बाई डी एक्स लगा दिए और इधर भी आप डी वाई डी एक्स लगा सकते हैं। हाँ सर, आइए ना। हाँ आ रहे हैं, 2 या 3 मिनट। हाँ तो आइए आइए, हम लोग घरे में हैं। ठीक है, आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, ऐसा मत सोचना यहाँ एक्स वाई जेड है क्या, मतलब कहने का अपना वाई भी रहेगा तो ये कांस्टेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो आपको मैंने क्लास में बताया था कि यहाँ पे वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ अगर x है तो इसको भी x होना पड़ेगा, तभी ये वेरिएबल कहलाएगा। अगर कोई भी टर्म यहाँ पे दिखे तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा यहाँ पे, अगर y भी यहाँ पे क्यों ना आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत स्टूडेंट गलत करता है यहाँ पे। यस, तो इसका डीसी मुझे बता दो, इसका डीसी क्या होगा, जल्दी बताइए। ये कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। अब इसका डीसी बताओ, अलग अलग कर दो, टाइम है तो अलग अलग करो, और अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट बना दो। यस, समय को लेकर के चलना होता है एग्जाम में, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्सन स्टार वाला है, पावर को लिखिए, बेस को उतारिए, पावर में से घटाइए, इसको बताइए। पावर को लिखेंगे ना, पावर को लिखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से घटाएंगे, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बटे में dx आ जाएगा ना। ये चैन से टूट जाएगा फिर, क्यों, क्योंकि y यहाँ पे x है। मुझे क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स, ये वाला टर्म निकालना है, राइट। तुरंत निकल जाएगा।
आज कहीं भोज खाने जाना है, इसलिए मुझे कॉल आया था। तो चूँकि ये इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2y है, 2y भी यहाँ पे लगा दीजिए, 2y भी लगा दिए, उसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा -2x ना। मुझे क्या निकालना है, dy बटे में dx, -2x बटे में क्या हो जाएगा 2y, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है। ये तो तुम लोग बना भी चुका होगा मुझे लगता है सब सवाल। dy बटे में dx बराबर -x बटे y आएगा। ऐसे घेर देना एग्ज़ाम में आंसर, देखने में अच्छा लगे, तो यही इसका रिजल्ट होगा। तो आज मैंने 20 तक बता दिया। हो सकता है कल आपको 10 सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि कल छुट्टी है। मैंने क्या होता है कि समय भी नहीं मिल पाता है, बाका में पढ़ाओ फिर यहाँ पढ़ाओ शाम में, और फिर पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा थक गए, लगता है थोड़ा सा देर, जैसे तुम लोग कैसे कहते हो थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन बाका में पढ़ाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, समय नहीं, छोटा दिन रहता है, समय नहीं मिलता है ना, ऐसा ही होता है। इसलिए और कभी कभी थोड़ा सा सर्दी हो गया, सुबह में गए, माथा दर्द करने लगा, कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण वीडियो बनाने में लेट हो जाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितना आपको मैंने चैलेंज किया है उतना मैं बता दूंगा। आपको मॉडल सेट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सेलेक्टेड जो इम्पोर्टेंट, चूँकि सारा क्वेश्चन तो मैंने वन शॉट और जितना भी क्वेश्चन है लगभग मैं आपको भेज चुका हूँ, उतना ही पढ़ोगे काफ़ी है। आपका 100% मार्क्स का मैं दे चुका हूँ। लेकिन क्या होता है कि रिवीजन होता है, तो मॉडल सेट समाप्त होने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप 10 क्लास आपको बोले हैं, 10 क्लास जो लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मिक्स करके, जो जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रहता है, सब मिला हुआ रहता है और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, उस तरह से मैं बना चुका हूँ। आपका 10 क्लास श्योर लूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बाय, गुड नाइट।